सर, भारत सरकार ने 21 प्रकार की दिव्यांगताएं परिभाषित की हैं। हाँ जी, अधिनियम। तो उनमें से कुछ क्या ऐसी भी हैं जो हमारे लीगल गार्जियनशिप के लिए काम में नहीं आती, या हाँ, कुछ जैसे ऐसी? फॉर एग्जाम्पल ड्वार्फ है। अब ड्वार्फ तो माने केवल जिनका कद छोटा है, जो 4 फीट 10 इंच से कम की हाइट के हैं, वो ड्वार्फ कहे जाते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट। और वो सारे के सारे अब पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी हैं, तो उनको उनका आईक्यू लेवल भी ठीक है, विजुअली भी सही है, हियरिंग भी सही है, चलना फिरना भी सही है। द ओनली थिंग इज दे हैव हाइट लेस देन द डिफाइंड हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंचेस। उनको लीगल इसका गार्जियन से कोई जी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ना जी होती जी है। जी जी इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्यतः हम जो बौद्धिक दिव्यांगता है और जो शारीरिक दिव्यांगता है, उनको हम विषय के अनुसार हम उनके लिए बिल्कुल लीगल गार्जियनशिप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जो ये सिद्ध हो जाए कि वो अपना निर्णय लेने में इस कारण से अक्षम। जी। तो इस लीगल गार्जियनशिप को लेने के लिए, जैसे आपने बताया कि ये अनिवार्य है सभी के लिए, जो हम्म, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके लिए भी अनिवार्य है और अन्यथा भी अनिवार्य है। तो जी अगला प्रश्न ये उठता है कि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर उसके लिए अप्लाई करें, करेक्ट। कहाँ पर वो जाकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसमें अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले तो हाँ। तो मैं यही स्पष्ट कर रहा था शतांशु जी को कि जिसको लीगल गार्जियनशिप लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इसका ज्ञान ही नहीं है, उसके लिए तो कंपलसरी है। लेकिन जैसे हमने एक मकान का उदाहरण दिया कि सुंदरता के आधार पर, उसके आधार पर किसी विजुअली हैंडीकैप को चुनना है, और वो कहता नहीं सब हमें जो मिल जाएगा वही ठीक है, तो वहां पे उसका वो डिस्क्रिप्शन हो गया, क्योंकि इंटेलेक्चुअली ही इज फाइन, physically he has attained the age of 18, mentally also he has attained the age of 18। तो लीगल गार्जियनशिप का ये कहीं कहीं पे तो उसके सपोर्ट में है, और कहीं पे इसलिए मैंडेटरी है जहाँ पे ये स्पष्ट है कि वह बच्चा, वह व्यक्ति अपना निर्णय इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो उसकी इंटेलेक्चुअल एज है ही नहीं उतनी, वो समझ नहीं उसके पास, इसलिए उस केस में तो कंपलसरी है। किसी किसी बड़े निर्णय के लिए लीगल गार्जियन के रूप में ही उसका निर्णय आप ले सकते हैं, चाहे आप स्वयं उसके पिता क्यों ना। लेकिन अगर कोई निर्णय ही नहीं विवाद में है, कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है, कोई ऐसा विषय ही नहीं है, तो नॉर्मली आदमी इन सब के चक्करों में नहीं पड़ता, अप्लाई ही नहीं करता। मैं व्यवस्था बता रहा था अप्लाई करने के लिए कि अब तो दिव्यांगजन की हर जगह वेबसाइट है, वहाँ पे एलएलसी के लिंक में जाइए, लोकल लेवल कमेटी, वहाँ पे एक फॉर्म डाउनलोड है, फॉर्म डाउनलोड करके भर के वहीं अपलोड कर दीजिए। तो वहाँ पे लोकल लेवल कमेटी से लोग अपॉइंट होते हैं, दे कंडक्ट एन इंस्पेक्शन बोथ वे कि लीगल गार्जियनशिप देने के योग्य वो व्यक्ति है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, और जो व्यक्ति ले रहा है उसका भी पूरा सर्वे होता है कि उस व्यक्ति को लीगल गार्जियनशिप इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, आल्सो इन द लाइट ऑफ द नीड एंड इन द लाइट ऑफ द इवेंट जिस कार्य के लिए ले रहा है, दी जा सकती है नहीं। उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकल लेवल कमेटी जब मीटिंग होती है एनुअली, कभी कभी 3-3 महीने में, 6 महीने में, तो उस समय जितने केसेस होते हैं उसके बारे में बुला करके साक्षात करके निर्णय लिया जाता है, साक्षात्कार करके। और उसमें ये भी तय किया जाता है कि किस कार्य के लिए कितने समय के लिए आपको कितनी बार के लिए लीगल गार्जियनशिप दी जा रही है, अब 2016 के एक्ट के अनुसार। लेकिन ये प्रक्रिया अभी उस रूप में परिवर्तित नहीं हुई है, अभी तो लीगल गार्जियनशिप 3 साल, 1 साल, 2 साल के लिए दे देते हैं। लेकिन 2016 के एक्ट में बहुत साफ-साफ लिखा गया है कि जो व्यवस्था किसी भी एक्ट में पहले थी, वो अब इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद इसके अनुसार बदल दी जाएगी, जो मैंने पढ़ा था। तो अब उसी के अनुरूप कार्य होना आवश्यक सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई स्पेशल पर्सन है और है। अभी तक उनकी लीगल गार्जियनशिप किसी ने नहीं हुई है और एक एज के बाद उनकी शादी हो जाती है, तो क्या जी। उस केस पे भी लीगल गार्जियनशिप है कि उनकी वाइफ या ओल्ड एज में भी हमें इस तरह के गार्जियनशिप की जरूरत है कि उनके बच्चे ले सकते हैं? क्या ऐसा भी कुछ अधिनियम में है? अनीता जी, जब मैंने बताया, जब भी ऐसा कोई विषय है जिसमें विवाद की संभावना, पूरी जिंदगी लोग जी लेते हैं, जरूरत ही नहीं जी पड़ती, जी है जी। ना?
जब जरूरत पड़ गई, कहीं पे कोई निर्णय की बात आई और व्यक्ति निर्णय लेने योग्य नहीं है, तो उसका जो कोई व्यक्ति निर्णय लेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित लोकल लेवल कमेटी से सर्टिफाइड गार्जियन होना होगा। तभी उसका निर्णय उस व्यक्ति के माध्यम से लिया गया विधिक रूप से मान्य होगा। नॉर्मली सोसाइटी में कोई निर्णय उसने ले लिया, सबको मान्य है, ना वो बात आगे बढ़ी, ना विवाद हुआ, तो उसमें कहीं कोई बात नहीं आई। ये सारे नियम कानून तब बनते हैं, इस बात के लिए बनते हैं कि उसकी विधिक मान्यता हर प्रकार से स्पष्ट हो जाए और जहां कहीं भी हो जाए उसको उसी के रूप में उसका लाभ मिले। जी सर। और लीगल सर गार्जियन अगर कोई सामान्य लीगल गार्जियन है, जैसे आपने बताया कि विषय के अनुसार हम लीगल गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, अगर कोई सामान्य लीगल गार्जियन है तो क्या उसके व्यक्ति के जो प्रभावित व्यक्ति है उसके बैंक खाते या उसके आर्थिक जो निर्णयों पे भी उसका निर्णय हमेशा मान्य होगा? पहले जो लीगल गार्जियन अपॉइंट होते थे उसमें विषय मेंशन कर दी जाती थी। ये इनके आर्थिक मामलों में भी यही निर्णय लेंगे, बैंक खातों में भी यही संचालित करेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में भी यही निर्णय लेंगे। लेकिन अब इस एक्ट में मैंने कहा ना कि किसी भी व्यक्ति का जो रेगुलर गार्जियन अपॉइंट हो गया है, लेकिन इस बीच में बड़ा साफ कहा गया है कि एवरी गार्जियन अपॉइंटेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स for person with disability shall be deemed to function as a limited guardian. लिमिटेड गार्जियन की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। लिमिटेड गार्जियन मीन्स फॉर द लिमिटेड पर्पस फॉर द लिमिटेड टाइम। तो अब लीगल गार्जियनशिप को लिमिटेड गार्जियनशिप के रूप में 2016 के एक्ट ने डिफाइन किया हुआ है। ही इज लीगल गार्जियन बट फॉर द लिमिटेड कॉज एंड लिमिटेड टाइम। तो अगर उसे बैंक संचालन के लिए उसके अभिभावक नियुक्त कर दिया गया है तो ही कैन डेफिनेटली give the transaction, do the transactions and all. सर अपने दर्शकों के लिए हम पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है और उसका डिस्प्यूट किसी भी अपने सिबलिंग के साथ या किसी भी अपने रिश्तेदार के साथ बैंक में भी है, प्रॉपर्टी में भी है और दूसरी और जगहों पे भी है, तो क्या एक ही लीगल गार्जियन उन तीनों विषयों को डील कर सकता है या उसके लिए अलग अलग गार्जियन नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। ये डिस्क्रिप्शन, ये लिबर्टी लोकल लेवल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से है, लेकिन तीनों चीजों का वहां पे उल्लेख होगा। लीगल गार्जियनशिप किस बात के लिए अधिकृत हैं वो तीनों का उल्लेख होगा। फिर किसी चौथी चीज में वो मतलब ये जनरलाइज नहीं, खत्म कर दिया। लीगल गार्जियनशिप पहले जनरल लीगल गार्जियन था, वो अब समाप्त कर दिया गया। इट इज नाउ लिमिटेड गार्जियनशिप। तो वो लिमिटेशन डिफाइन होगी उसमें। बियॉन्ड उसके कोई विषय आता है तो ही हैज अगेन अप्रोच टू द एलएलसी फॉर नेक्स्ट इशू। पहले था, पहले तो एक बार अपॉइंट हो गया, 3 साल के लिए अपॉइंट होगा तो हर मामले में वो लीगल गार्जियन होगा, वो उसका फैसला लेता रहता था। लेकिन 2016 के एक्ट के बाद में, हालांकि इसकी अभी इतनी पब्लिसिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इसके बाद में कानूनी तौर पर ये बहुत साफ हो गया है कि गार्जियनशिप इज नाउ लिमिटेड। लीगल से एक वर्ड लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड लीगल गार्जियनशिप है। तो किसी भी लिमिटेड को, लिमिटेशन को डिफाइन करता है। और इसके बाद अगर बीच में मान लीजिए कि वो बौद्धिक दिव्यांग तो उस चीजों को नहीं समझ सकता कि उसके जो लीगल गार्जियन उसको मिले हैं वो लीगल गार्जियन उसके हित में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर अगर कोई अन्य व्यक्ति है, कोई मित्र है या कोई और रिश्तेदार है और उसको ये लगता है कि ये लीगल गार्जियन इसके हितों के विरुद्ध काम कर रहा है, तो वो शिकायत तो कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के माध्यम से। लेकिन तो क्या उस शिकायत के आधार पे क्या वो लीगल गार्जियनशिप निरस्त की जा सकती है, किसी और को हाँ लीगल गार्जियनशिप बनाया जा जी सकता है? हाँ, जी हाँ। अगर शिकायत की जांच होगी, उसकी व्यवस्था है, उसकी पुष्टि अगर हो जाती है तो अनिवार्य रूप से बदला जाएगा। बदला जा सकता है नहीं, बदलना ही होगा। फिर कोई जी। दूसरा व्यक्ति जो क्यू में है उसको लिमिटेड गार्जियनशिप देनी होगी। उस व्यक्ति को तो हटा ही दिया जाएगा जो उसके साथ छल कर रहा है या उसके साथ न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शी रूप से भागीदार नहीं है।
ये व्यवस्था है। और एलएलसी में इस प्रकार की सुनवाई के प्रकरण भी आते हैं, और जब उससे नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यूपी में तो एडिशनल कमिश्नर भी है, वो स्टेट कमिश्नर का एडिशनल कमिश्नर हर जिला मजिस्ट्रेट है, तो उसको एक्ट की वो पावर्स भी इनहेरिटेड हैं जो स्टेट कमिश्नर को स्टेट लेवल पे हैं, तो उसके अधीन भी वो एट्रोसिटीज और इसके मामले को दर्ज करके उसके खिलाफ, क्योंकि ये तो गलत हुआ ना, तो उसके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हुई, गलत कार्रवाई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, हटाया तो जा ही सकता। और एक एक चीज और मेरे मन में आ रही है, वो ये है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए लीगल गार्डियनशिप अप्लाई करते हैं, तो एक तो समय एक बाधा बनता है, और एक होता यह है कि हम पहुंच नहीं पाते, जैसे जिला मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पास तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के पास हम उतनी आसानी से शायद नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए कहाँ से सहायता मिल सकती है? अब पहुंचने के लिए सहायता जो जिले में ही ढूंढनी पड़ेगी, जिला विकलांगकरण अधिकारी को ही पकड़ के उसके माध्यम से जाना होगा। और नॉर्मली जो आदमी अप्रोच करता है वो सक्षम होता है, वो जिले के मतलब वो मजबूर या विवश नहीं होता, तो वो पकड़ लेता है, जिला विकलांगकरण अधिकारी को पकड़े, या जो एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव एलएलसी का मेंबर है, वो सबसे आसान कड़ी है और सबसे सहयोगी कड़ी है, तो पकड़ लेते हैं तो बात जल्दी से बन जाती है। जैसे लखनऊ में कुछ समय तक निर्वाण वाले थे, ये सूरज ढपोला मेंबर थे उसके, कुछ समय तक कुछ वो क्या कहते हैं, वो थी अलीगंज में जिनकी संस्था थी, वो तो उनकी नहीं रही, लेकिन वो सदस्य थी, तो लोग नॉर्मली उन्हीं को पकड़ लेते थे, क्योंकि वो स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, वो समाज से सीधे जुड़े हुए हैं, वो विषय को बड़ी जोरदारी से उठा भी लेते हैं। विकलांगकरण अधिकारी तो डीएम से अपनी बात उतने अच्छे से नहीं कह पाता जितने प्रभावशाली तरीके से वो स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि कह लेता है। तो हमने ये देखा, अनुभव भी किया है कि लोग स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात लोकल लेवल कमेटी तक लाते हैं और आसानी से उनकी पहुंच पूरी हो जाती है। एक बात अवश्य है कि लोकल लेवल कमेटी की जितनी बैठकें फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए नहीं हो पाती हैं, इस वजह से मामले बहुत दूर तक लंबित रह जाते हैं, और जो न्याय समय पे नहीं मिल पाता, इसमें ये भी एक बाधा बनती है। तो अगर लोकल लेवल कमेटी को आप एक्सपेडाइट करें, जिले में मीटिंग कराते रहें, तो ऐसे सब मामले फिर उनका निपटारा होने लगता है और फिर उसका प्रभाव भी दिखने लगता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसकी शिकायत करी किसी लोकल गार्जियन के लिए, या और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है उचित ढंग से, तो फिर हम किसके पास जा सकते हैं? स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज, ग्रीवांस रिड्रेसल का फोरम सबसे बड़ा वही है, वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन अपनी शिकायत और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ भेज दीजिए, ऑनलाइन ही टेकअप होती है, तो तुरंत उसमें शोकाज नोटिस जारी होती है, लीगल नोटिस जारी होती है, टाइम बाउंड नोटिस जारी होती है, तो उन्हें उसका जवाब देना पड़ता है। मैं तो रोज ऑन एन एवरेज 60 से 70 नोटिस जारी करता था। साल में 7,000 8,000 नोटिस का रिकॉर्ड है वहां पे, वर्किंग डेज को खर ले लीजिए, तो वो सारे के सारे में कुछ नहीं करना होता था, फॉरवर्ड कर दीजिए, जैसे ही आपकी लाल नीले रंग की नोटिस पहुंची किसी दफ्तर में, तो सारा काम छोड़ के कार्रवाई शुरू हो जाती। और ऊपर न्यायालय छपा रहता है ना, तो आदमी डर के मारे फिर सब काम छोड़ के उसका पहले करता है, उसका वो फायदा है। सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग समाज में काम कर रहे हैं, तो अगर वो लोकल लेवल कमेटी में एक सदस्य के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? प्रक्रिया जिला विकलांगकरण अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को संपर्क करके एक आवेदन दे दीजिए। अगली जब बैठक में वो कोऑप्ट भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब एक टेन्योर पूरा होता है ना, टेन्योर के बाद ही लेते हैं, उस टेन्योर के बाद में रिप्लेस करके उनको ले लेंगे। कुछ और लोगों को भी कोऑप्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एलएलसी का चेयरमैन है उसका ये प्रोरोगेटिव है। खास तौर से आप जैसे लोगों को तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, पता नहीं कैसे आप नहीं उसमें रुचि ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप रुचि लीजिए। मैं बिल्कुल आपके आदेश का पालन करूंगा। अनीता जी, आप? हाँ। बिल्कुल सर, ने ये बात बिल्कुल सही कही कि सुधांशु सर को भी ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए? सर आज के इस विषय पे लीगल गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज के आप बारे में आपने सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और जो भी आपने हमें लीगल टर्म्स बताए और जितनी भी सारी कमेटीज और एक्ट के बारे में आपने बताया, सो थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। थैंक यू वेरी तो मच, सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू आज का सो मच सेशन यहीं पर सर। वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच हितांशु सर, आपने ज्वाइन थैंक यू किया। अनीता जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।